जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पढ़ा कि केमिस्ट्री के सिलेबस को सही से जानो। सिलेबस को सही से जानने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सिलेबस को देखना है। ठीक है, देखना हो तो आप लिंक पे जाइए और देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सिर्फ तो आपको दिखेगा लिखा हुआ, और मेरा मकसद भी सिलेबस दिखाना नहीं है कि ये टॉपिक्स हैं इसके अंदर, है ना। मेरा मकसद ये है कि सिलेबस को पहले जानो। चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप JEE दे रहे हो, चाहे आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ कि केमिस्ट्री का सिलेबस को जानने का मतलब आखिर मेरा है क्या। तो सबसे पहली स्टेप, यदि हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो क्या लेते हैं, है ना। उसका सिलेबस देखते हैं, कंटेंट देखते हैं कि क्या पढ़ना है उसमें, क्या नहीं पढ़ना है ना। तो सबसे पहली जो बात है वो आती है सिलेबस की। तो सिलेबस को किस तरह से समझना है हमें, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ मैं, यहाँ पर टॉपिक्स के नाम मैंने लिख दिए, तो टॉपिक्स के नाम बताने के लिए नहीं आया हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने के लिए आया हूँ कि यदि आपको केमिस्ट्री की शुरुआत करनी है, मुझे नहीं पता आप 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, या ड्रॉपर हैं आप, ठीक है, लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। इवन तीनों सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए आपके पास सारे डाउट्स जो है, सारे कंसेप्ट जो हैं, सारे फंडामेंटल्स जो हैं, वो आपके क्लियर रहने चाहिए। और क्लियर रहने के लिए पहली जो स्टेप है, यदि आपने वो ही गलत ले ली है, तो मुझे नहीं लगता, आपको काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी हार्ड वर्किंग हो जाएगी आपकी। तो सीधी सी बात यह है कि थोड़ा स्मार्ट बनने के लिए हम मैं जहाँ तक सोचता हूँ, मैंने जो सोचा है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है और मैंने जितनी पढ़ी है, जितना पढ़ाया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ जो मेन चीज़ें मैं सिलेबस के थ्रू बताने वाला हूँ, बताने के लिए आया हूँ, उस पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्या समझिएगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मैंने क्लास 11th के जो सारे टॉपिक्स है, सारे चैप्टर्स के नाम लिखे हैं केमिस्ट्री के, जो क्लास 11 की NCERT में आपको मिल जाएंगे। पहला चैप्टर यहाँ पर है उसका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सेकेंड है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तीसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज, चौथा है केमिकल बॉन्डिंग। बस यहाँ पर रुक जाइए। मैं आपको वो 6 चैप्टर पहले तैयार करने के लिए बोल रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना। केमिस्ट्री को आपको प्रिपेयर करना हो तो पहले 6 चैप्टर जो बेसिक फंडामेंटल के हैं, और सच बताऊं तो उनका खुद का वेटेज भी है, तो सही, खुद का वेटेज है एग्जाम में, वो तो ठीक ठीक है, लेकिन बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनके, है ना, वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं उन चैप्टरों से, बिकॉज उनके अंदर जो फंडामेंटल्स है वही आगे के चैप्टर्स में यूज हुए हैं। तो यदि आप वो 6 चैप्टर यदि आप नहीं पढ़ते हैं पहले, ठीक है, या आप पढ़ के आगे निकल गए हैं, या ज़्यादा आपने ध्यान नहीं दिया है, या दूसरी सारी चीज़ों में आपने ध्यान दिया है ना, तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि मैं सच बता रहा हूँ, अगर वो आपने नहीं पढ़े ना, तो आगे के चैप्टर्स आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट तो हैं, लेकिन फिर भी आप इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो दो नुकसान होगा आपका बच्चों। पहला नुकसान तो ये होगा आपका कि जिन चैप्टर्स का वेटेज ऑटोमेटिकली ज़्यादा है उसमें भी आप नंबर नहीं ला पाएंगे। दूसरा, उन चैप्टर्स की वजह से जो अफेक्टेड चैप्टर है ना, उसमें भी आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले 6 चैप्टर मैं आपको बता देता हूँ। 2 फिजिकल के हैं, 2 इनऑर्गेनिक के हैं, और 2 ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं। और 6 चैप्टर 11th में ही हैं। आपने चाहे 11th कर ली है या नहीं की है, या आप 12th तक पढ़ रहे हैं, 11th कर ली, या आपने जल्दी निकल गए हैं, या ड्रॉपर हैं आप, कितने भी कुछ भी हैं, केमिस्ट्री यदि आपको जानना है तो पहले 6 चैप्टर अच्छे से, बिल्कुल ठीक है। तो पहले 2 चैप्टर जो है स्टार्टिंग के, पहला चैप्टर तो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। दोनों ही फिजिकल केमिस्ट्री से। कहाँ से? फिजिकल केमिस्ट्री। आपको पता होगा कि 3 तरह की केमिस्ट्री होती है हमारी, फिजिकल केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो 3 तरह की केमिस्ट्री की से हम पहले जो है 2 फिजिकल केमिस्ट्री के 2 चैप्टर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ने वाले हैं पता है आपको? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर आपके लिए, बिकॉज सारी जो फिजिकल केमिस्ट्री है, टोटल फिजिकल केमिस्ट्री में ये पूरा का पूरा चैप्टर इंक्लूड आएगा। जितने भी चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के आने वाले हैं आपके, सारे के सारे में ये वाला चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यूनिट्स हैं इसके अंदर, यूनिट का मेजरमेंट है, यूनिट कन्वर्जन है,
किस तरह से यूनिट कन्वर्ट की जाती है, और बहुत सारे इसमें आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस भी फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें। और इसमें एक सबसे बड़ा जो ये कह सकते हैं कि एक सबसे बड़ा केमिस्ट्री का जो बाप बैठा हुआ है वो है मोल कंसेप्ट, है ना। तो मोल कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि फर्स्ट चैप्टर में है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना होगा, तब भी फिजिकल केमिस्ट्री हम क्या कर पाएंगे, इजीली उसको समझ पाएंगे। तो पहला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद स्टोक्योमेट्री आ जाता है, इसमें कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स भी दे रखी है, मोलरिटी, मोलिलिटी, है ना, मास परसेंटेज, नॉर्मेलिटी, सब कुछ जो कि आपके 12th के सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन में काम आने वाली है। तो पहला चैप्टर आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से, इसमें और भी चीज़ें हैं जो कि मैथमेटिकली आपको प्रॉब्लम से आपको अच्छे से सॉल्व करवाएगी, जैसे प्रिसीजन है, एक्यूरेसी है, साइंटिफिक नोटेशन है, किस तरह से देखते हैं हम, ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन क्या तरीका होता है, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आप एवोगेड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक साइंटिफिक नोटेशन होता है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, है ना। तो ये सारे नंबर्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपको केमिस्ट्री में आने वाली है फिजिकल केमिस्ट्री में, वो आपको सोल्व कौन करवाएगा, पहला वाला चैप्टर 11th का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसको इतना बिल्ड करना है, मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर जो मोल कंसेप्ट है ना, वो बाप है केमिस्ट्री का, वो अगर आपको नहीं आता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, है ना। इस बात को मैं समझा रहा हूँ आपको, पहले बता रहा हूँ, पहले चैप्टर यही तैयार किया जाए, फर्स्ट चैप्टर जो आपका केमिस्ट्री का, आपके कोई है नहीं है चैप्टर तैयार, लेकिन ये जरूर होना चाहिए। सेकंड जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एटम की स्ट्रक्चर यदि आपको नहीं पता है तो फिर आप उसमें अच्छे से नहीं आपको समझ आ पाएगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और पूरे इलेक्ट्रॉन पर ही अपनी केमिस्ट्री लगी हुई है। तो इलेक्ट्रॉन को समझना, प्रोटॉन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आपको वो फील आएगा, जो बाकी के दूसरे सारे भी चैप्टर्स जो हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, उसमें बहुत काम आने वाला है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होते हैं, इस तरह से, ठीक। तो ये दो जो है फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर बहुत ही बेसिक जो आपको तैयार करने हैं। अब अगला आने वाला है थर्ड और फोर्थ चैप्टर। थर्ड चैप्टर जो है इनऑर्गेनिक से है, फोर्थ भी इनऑर्गेनिक का है, लेकिन थर्ड चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, वो मैं फिर से आपको बता दूं। उसका रीज़न ये है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज। तो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है, और इनमें पीरियोडिसिटी किस तरह से आई हुई है इनकी प्रॉपर्टीज में। तो पहले तो हम पूरे एलिमेंट्स को समझ जाएंगे कि सारे एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं, जिसमें हमें पीरियोडिक टेबल पूरी की पूरी समझ आ जाएगी। फिर उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया। तो इस तरह की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उन सारे के बारे में हम डिटेल स्टडी कर लेंगे। तो अपने आप में ये चैप्टर बहुत अच्छा है। दूसरा, इसका अफेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, इसका अफेक्ट आपको किन किन चैप्टर्स पे पड़ेगा। 11 के चैप्टर में आपको यहाँ से शुरू हो जाइए आप, हाइड्रोजन पे इसका अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, और उसी पूरे चैप्टर में सारी की सारी प्रॉपर्टीज भी क्या होती आती जाएंगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, इससे रिलेटिव पोजीशन में इसको रिलेट करवाना हो गया, इससे कंपैरिजन करवाना हो गया, वो सब प्रॉपर्टी के थ्रू ही होता है ना। तो सारी की सारी इसमें करी। एस ब्लॉक पूरा आ गया, जो कि थर्ड वाले चैप्टर के कंसेप्ट से पूरा का पूरा बनेगा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स आ गया, पूरा बनेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ 12th के जो टॉपिक्स है वो मैं उसमें रिलेट करके बता देता हूँ कि 12th के टॉपिक में भी पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो वहाँ भी ये वाला जो है थर्ड वाला चैप्टर अफेक्ट करेगा। फिर डीएनए ब्लॉक है, वो भी एलिमेंट्स ही हैं, ठीक है, वो भी क्लासिफिकेशन, तो डीएनए ब्लॉक में भी करेगा। इवन कोऑर्डिनेशन में भी क्या करेगा, ये ज़्यादा अफेक्ट की बात कर रहा हूँ, वैसे तो पूरी केमिस्ट्री में ही अफेक्ट लगता है एलिमेंट का, बट एकदम डायरेक्ट इफेक्ट करेगा ये वाला चैप्टर आपको। तो आपको समझ आ गया कितने ही चैप्टर हमारे हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डीएनए ब्लॉक, सारे के सारे क्या करने वाले हैं, हमारे इस तरह से अफेक्ट करने वाले हैं। सो हमारे इस तरह से 3 चैप्टर्स हो गए ना, 2 तो फिजिकल में हो गया, और पहला थर्ड वाला चैप्टर जो इनऑर्गेनिक का है, जिसमें खुद भी अच्छा वेटेज है, और दूसरे चैप्टर्स में भी कितना ज़्यादा उसका वेटेज, कितना ज़्यादा अफेक्शन है, वो मैंने आपको बता दिया है। चौथा है केमिकल बॉन्डिंग। मेरे को बहुत पसंद है ये चैप्टर, क्योंकि इसका काम ऑर्गेनिक में भी बहुत आता है, बहुत चलता है। केमिकल बॉन्डिंग आप समझ रहे हो, ओवरलैपिंग बॉन्ड कैसे बनता है एलिमेंट्स के बीच में। बॉन्ड बनने में बहुत सारे कैरेक्टर ऑटोमेटिकली मॉलिक्यूल्स के डेवलप हो जाते हैं, है ना। कोवेलेंट कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, आयोनिक बन रहा है, इनकी फिर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो रही है, एसिडिक, बेसिक, रिड्यूसिंग,
तमाम तरह की डायपोल मोमेंट वगैरह वगैरह, इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ में किस तरह से बॉन्डिंग का महत्व होता है, बॉन्डिंग का इम्पोर्टेंस होता है। इसलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग ये इनऑर्गेनिक में तो काम आएगा ही आएगा, है ना, बट ऑर्गेनिक में और बढ़िया तरीके से आएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक में भी मॉलिक्यूल जब बनते हैं तो वहाँ भी ओवरलैपिंग होती है, वहाँ पर भी सारी चीज़ें ये होती हैं। तो वो जो प्रॉपर्टी है वो अगर आप यहाँ सीख जाओगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी वो जो प्रॉपर्टीज़ आने वाली है आपको बॉन्डिंग को लेकर, वो सारी की सारी आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो 4 चैप्टर मैंने आपको यहाँ तक बता दिए जो बहुत बेसिक है, 2 फिजिकल के और 2 इनऑर्गेनिक के। अब 2 चैप्टर मैं आपको बता देता हूँ ऑर्गेनिक के लिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खुद अपने आप में भी, और अफेक्ट करते हैं बहुत सारे चैप्टर्स को, जो अभी आपके सामने मैं आपको बता देता हूँ। तो प्लीज़ 2 फिजिकल के पहले तैयार करें, फिर 2 इनऑर्गेनिक के, और ये जो 2 दिख रहे हैं आपको 11th में ही है ये भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, 12 वाला चैप्टर है, इसको पहले तैयार करें। बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक है, इसमें नॉमेनक्लेचर आपको देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ठीक है, इनकी एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ किस तरह से डेवलप होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे, जो खुद अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये दोनों चैप्टर जो है कहाँ अफेक्ट करेंगे, पता है आपको, आपके क्लास 12th के जो टॉपिक है ना, कहाँ से स्टार्ट होंगे ऑर्गेनिक के टॉपिक, हेलो एल्केन हेलो एरिन से, एल्कोहल फिनोल ईथर से, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, पॉलीमर हो गया, बायोमोलिक्यूल हो गया, एमीन हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, 7 चैप्टर्स को अफेक्ट करेंगे ये 2 चैप्टर्स, क्योंकि सीधा का सीधा ही रिलेशन है सारी चीज़ों में। अगर आप ये 2 नहीं करते हैं और डायरेक्ट आप एल्कोहल फिनोल ईथर देखते हैं, आपसे नहीं होगा, बहुत टाइम भी लगेगा और आप में फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे। तो प्लीज़ सबसे पहले ये 6 चैप्टर के फंडामेंटल्स आप क्लियर कर ले। मेरा सिलेबस को दिखाने का मतलब वही था आपके लिए, ठीक है। तो समझ आया हाइड्रोकार्बन क्यों जरूरी है। हाइड्रोकार्बन इतना ज़्यादा जरूरी है, मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन और कार्बन ही रहता है ना, हाइड्रोजन और कार्बन। मुश्किल जब ऑक्सीजन आता है, मुश्किल जब सल्फर आता है, नाइट्रोजन आता है ना, 3 लोग आते हैं, तो चेंज हो जाती है प्रॉपर्टी, है ना। तो सबसे पहले यदि आपने हाइड्रोकार्बन को सीख लिया और फिर समझा कि हाइड्रोकार्बन में यदि OH एक अलग से ग्रुप लग जाता है, फंक्शन ग्रुप, तो वो एल्कोहल हो जाता है, CHO लग जाता है तो एल्डिहाइड हो जाता है। तो बेसिकली कुछ रिएक्शन, कुछ कैटलिस्ट ऐसे उसके अंदर होंगे जहां पर आपको ये समझ आएगा कि अच्छा ये नई चीज लग जाने से इतना इफेक्ट हुआ, ये फंक्शनल ग्रुप लग जाने से इतना इफेक्ट हुआ। तो आप इस चैप्टर की वजह से वहां आप रिलेट कर पाएंगे। तो ऑर्गेनिक आपके लिए सिंपल होगी, रटने वाली नहीं होगी, समझने वाली होगी। मैंने वही कहा आपको, पहला ही मेरा मोटिव है कि जानो पहले सिलेबस को। तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको कहूँगा कि 6 चैप्टर आपके लिए 6 जड़ी बूटियाँ हैं आपको, है ना। 2 गोली आपके लिए क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए है, 2 गोलियाँ आपके लिए इनऑर्गेनिक के लिए, और 2 गोली ऑर्गेनिक के लिए है। चाहे आप 11th 12th प्रॉपर कुछ भी कर रहे हैं, JEE कर रहे हैं, नीट कर रहे हैं, प्लीज़ 6 चैप्टर को पहले अच्छे से इनहेल कर ले अपने अंदर, सारे फंडामेंटल्स क्लियर कर, बहुत सिंपल हो जाएगा यार। इनऑर्गेनिक ऐसी जाएगी, ऑर्गेनिक में 2 चैप्टर करने से 7 चैप्टर सीधे सीधे इंक्लूड है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो करना ही नहीं है आपको, लेकिन वो आसान हो जाएंगे आपके लिए। ये नहीं करोगे इसके नंबर तो जाएंगे ही जाएंगे, और वो भी क्या हो जाएंगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे, यानी कि वहाँ से भी नंबर जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे आपके। समझ आई आपको बात, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर ये भी फिजिकल का पार्ट है, केमिकल थर्मोडाइनमिक ये भी, इसमें भी फिजिकल केमिस्ट्री आएगी, और ये भी इक्विलिब्रियम भी क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो यहाँ पर 5 चैप्टर जो है फिजिकल केमिस्ट्री के। रेडॉक्स रिएक्शन इनऑर्गेनिक में है, हाइड्रोजन इनऑर्गेनिक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक भी क्या है, इनऑर्गेनिक में, ठीक है। ये 3 है। तो ये आपका है पूरा का पूरा 11th की NCERT का नीट का सिलेबस, जिसमें टॉपिक्स है आपके लिए। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, 6 चैप्टर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्लास 12th का सिलेबस। तो नीट के सिलेबस में हम लोगों ने 11th का आपको मैंने 13 चैप्टर्स, जो अभी मैंने आपको, नहीं सॉरी 14 चैप्टर्स है ना, 11th में 14 चैप्टर्स थे, और 14 चैप्टर्स में मैंने आपको
6 जो चैप्टर थे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बताए थे कि पहले आप वो प्रिपेयर करें, है ना। तो वो पहला 11th का पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया था जो नीट के सिलेबस में है। अब मैं 12th का सिलेबस रखा, लेकिन मैंने इन 6 चैप्टर्स को ऊपर ही लिख रखा है, इनको साफ नहीं किया, ताकि आपको ध्यान रहे कि मेन फोकस हम इस पर करने वाले हैं, करेंगे, है ना। 4 चैप्टर ये और ये 2 चैप्टर, ठीक, 6 चैप्टर। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि क्लास 12th का हमारा जो सिलेबस है वो स्टार्ट होता है। पहला चैप्टर उसका सॉलिड स्टेट्स होता है, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। फिजिकल जब आप पढ़ेंगे ये दोनों चैप्टर, तो ये आपमें बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। इसमें यूनिट कन्वर्जन में बेनिफिट मिलेगा, डेंसिटी से रिलेटेड जो यूनिट्स है उसमें आपको पिकोमीटर, नैनोमीटर, उसमें काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। इसलिए ये चैप्टर तैयार करेंगे तो सॉलिड स्टेट में डायरेक्ट इसका फ़ायदा होगा आपका। सॉल्यूशन जो आप जानते ही हैं, फर्स्ट चैप्टर में जो है आपका कंसंट्रेशन टर्म, मोलरिटी पूरा का पूरा बेस सॉल्यूशन में। और दूसरा जो केमिस्ट्री का बाप है, मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट यदि आपको याद है तो ही आप सॉल्यूशन को टच कर पाएंगे, वरना आप गए काम से, है ना। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी ऑलवेज आप यूनिट्स वगैरह देख लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी काफ़ी काम आएगा ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा, जो दोनों चैप्टर हमने फिजिकल के लिए रखे हैं। केमिकल काइनेटिक्स ऑब्वियसली ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है, क्लास 12th में है। 5th वाला चैप्टर यहाँ पर सरफेस केमिस्ट्री का, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, जो आपको बहुत स्कोर करवाना है। मतलब अच्छे मार्क्स आपको, अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं और ऑटोमेटिकली आप अच्छे कर सकते हैं। छोटा चैप्टर है, अच्छा है फिजिकल। मेटलर्जी इनऑर्गेनिक का पार्ट है ना। आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, तरह तरह की कंसंट्रेशंस ऑफ और है ना, निकालने की, माइनिंग करने की, है ना, इस तरह की मेथड्स है इसके अंदर। पी ब्लॉक एलिमेंट 11th में पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 13-14 था, 2 ग्रुप्स थे, लेकिन 12th में यहाँ पर पी ब्लॉक में 15 to 18 है ना, 15, 16, 17, 18 4 ग्रुप्स है पी ब्लॉक के, जो यहाँ पर आपको पढ़ने हैं। और कौन हेल्प करेगा आपकी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। थर्ड वाला चैप्टर आपको इसमें क्या करने वाला है, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। 8th डीएनए ब्लॉक, डीएनए ब्लॉक भी इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, जो कि कौन हेल्प करेगा, थर्ड वाला चैप्टर। इसमें वही की वही प्रॉपर्टीज आने वाली है, सब कुछ है ना, कुछ अलग चीज़ें, लेकिन बहुत हेल्प करने वाला आपके लिए। 9th वाला कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी किन की बनी हुई है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बनी हुई है। तो डी ब्लॉक वैसे भी ऑब्वियसली आप पढ़ोगे ही सही, पहले डीएनए ब्लॉक पढ़ना, फिर कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे, तो आपको बहुत आसान जाएगा, अच्छा ठीक रहेगा, ठीक। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर 9th के बाद में 10th वाला। अब यहाँ से ऑर्गेनिक आपकी स्टार्ट हो गई बच्चों, और जो ऑर्गेनिक के लिए जो दोनों चैप्टर मैंने दे रखे हैं, ये काफ़ी हद तक आपको बहुत ज़्यादा आसान जाएगा यदि आपने इनके फंडामेंटल्स आपने क्लियर कर लिए हैं। तो पहले ये 2 चैप्टर कर लो, फिर उसके बाद यहाँ से पढ़ना। हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, है ना। तो ये सारे के सारे 7 चैप्टर में ऑर्गेनिक आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए इन 2 चैप्टर्स में, ताकि ये समझने में आसान रहे। जितना जल्दी समझोगे उतना जल्दी क्या बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, उतना जल्दी से परफेक्शन से आप क्या कर पाएंगे, क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि क्लास 12th में 16 चैप्टर्स हैं, और क्लास 11th के सिलेबस में एनसीईआरटी में देखते हैं हम तो क्या है 14 है। इस तरह से सारे के सारे चैप्टर्स को हम मिला ले तो 30 हुए। टोटल कितने हो रहे हैं हमारे पास, 30 चैप्टर्स। तो 30 चैप्टर्स है आपके पास। तो इस सिलेबस मैंने आपको पूरा दिखा दिया, लेकिन क्या मेन आपको पहली स्टेप क्या लेनी है, वो आपको समझना है, वो आपको जानना है। जिसने ले ली है बहुत अच्छी बात है, नहीं ली है तो पहले ये स्टेप्स लो, देन उसके बाद आगे बढ़ो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 30 चैप्टर्स, कितने दिन बचे हैं, आप ड्रॉपर्स हो तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए आपको क्या करना है। आप 11th में हो तो आप तो बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो, 12th में भी हो और समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ पहले ये 6 चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करो बढ़िया से, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। देखो आपकी स्पीड कितनी जल्दी बढ़ती है ना, क्योंकि फंडामेंटल्स आपके क्लियर होते जाएंगे। और मैं बता देता हूँ आपको कि कंपटीशन में अगर फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है आपके, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप स्कोर ही नहीं कर पाएंगे उसमें, है ना। सीधी सीधी बात है वहाँ पर, है ना, क्योंकि आप क्वेश्चन ही नहीं बना पाएंगे, है ना, सीधी सच्ची बात है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो मेरा यही मकसद था आपको कि सिलेबस को सही से जानो, पहली स्टेप सही से लो, ताकि आपके लिए हार्ड वर्क थोड़ा सा स्मार्ट बन जाए, है ना, थोड़ा सा इजी वे में चले जाए। सो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऐसे ही बने रहिएगा, एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच।